स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और तस्वीरें इस वक्त हम आपको न्यू दिल्ली हिमाचल भवन से दिखा रहे हैं। दरअसल हमारे साथ मौजूद है राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी। बिल्कुल वही प्रदीप ठाकुर जिनका एनपीएस के आंदोलन में भी एक बड़ा किरदार रहा था। लेकिन आज ये हिमाचल से दिल्ली आए हैं और दिल्ली से बिहार जा रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि बिहार में अब चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच हिमाचल के कर्मचारी बिहार क्यों जा रहे हैं, ये सवाल बड़ा रोचक है। ओपीएस का मुद्दा 2022 में हिमाचल में काफी गूंजा था और इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में काबिज हुई थी कांग्रेस। क्या यही मुद्दा भुनाने के लिए हिमाचल के कर्मचारी बिहार जा रहे हैं या वजह कुछ और है? आइए जानते हैं प्रदीप ठाकुर जी से ही, जो कि दिल्ली इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। जी दीक्षा जी, धन्यवाद आपका और आपके मीडिया चैनल का। आज आप हिमाचल से दिल्ली पहुंचे हैं और इसके तुरंत बाद आपकी फ्लाइट बिहार के लिए है, जितना हम जानते हैं। क्यों बिहार जा रहे हैं, किस मकसद से? आज वहां पर एक बड़ी चुनावी रैली भी होने वाली है, क्या कोई मकसद है? देखिए, चुनावी तो नहीं कह सकते, लेकिन ओपीएस बहाली के लिए लगातार हम पूरे देश में जो है वो संघर्ष चल रहा है और इसी कड़ी में बिहार में भी ये संघर्ष लगातार जारी है। आपने देखा है कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हमने पूरे देश के अन्य राज्यों में जहाँ भी हमें बुलाया जाता है वहाँ पे हमने कोशिश की है। दिल्ली में भी हमारी जो है 3 रैलियाँ अभी तक बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं। और मैं नेशनल मीडिया प्रभारी हूँ एनएमओपीएस का, जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा संगठन है। और भरत जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हमारे साथियों का जो है एनएमओपीएस जब बना था, जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा ओपीएस बहाली के लिए संगठन है, तो उसमें प्रदेश के हमारे इन साथियों का बड़ा सहयोग रहा है और मुझे भी वर्तमान समय में मीडिया प्रभारी के रूप में जो है काम करने का मौका मिल रहा है। तो उसी कड़ी में जो हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पे दायित्व है और जो प्रदेश में क्योंकि ओपीएस बहाल हुई है, तो बहुत सारे वहाँ के साथी लगातार संपर्क में थे। उनका यही मानना था कि हमें भी वहाँ के जो आपके संघर्ष के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे रूबरू होना, तो आप कृपया बिहार आएँ। हालांकि पिछली बार भी जब हम जा रहे थे उस टाइम हमारी रैली वहाँ पे स्थगित हुई थी, लेकिन इस बार कल जो है एक रैली, बहुत बड़ी रैली है, उसके लिए हम आज यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं और आज यहीं से हम जो है बिहार जाने वाले हैं। आपने कहा कि वो कर्मचारी जानना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में किस तरह से ओपीएस बहाल हुई है, तो क्या कुछ जानकारी आप ओपीएस से जुड़ी वहाँ पर देने वाले हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, कई बार जो है वो जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा अन्य प्रदेशों में पहुंचनी चाहिए थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस तरह से पेंशन बहाल हुई है या सचमुच हूबहू वही पेंशन बहाल हुई है या नहीं, इस विषय में बहुत सारे राज्यों से जब फ़ोन कॉल आती है तो वो कई बार विश्वास नहीं कर पाते। सचमुच जो है 1972 के नियमावली वाली पेंशन, जिसमें 50% लास्ट विड्रॉल सैलरी का पेंशन जो मिलती है, वो बहाल हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसलिए जो है हमें हमें जो है अन्य प्रदेश के जो साथी हैं उनको सेटिस्फाई करने में भी कई बार बहुत सारा समय लगता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब हम वहाँ जाएंगे और उन साथियों को, जो हमारे कुछ एक जो रिटायरी साथी हैं हमारे अपने ही संघर्ष में जो हमारे साथ थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि बड़े आसानी से वो विश्वास करेंगे। और वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पे हमने लगातार काम किया है, तो जो जितना हमारे से हो सकता है वहाँ के साथियों से हम जो है वो सारी जो भी परिस्थितियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लेकर, उन सबसे अवगत करवाएंगे। आप ये बताने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हो गई है, कर्मचारी इसका लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन बिजली बोर्ड में अभी तक ओपीएस बहाल नहीं हो पाई है। क्या इस तरह के कुछ फैक्ट्स भी वहाँ पर रखेंगे? देखिए, जो सच्चाई है उसमें वो सारे फैक्ट्स रखने में कोई दो राय नहीं, लेकिन ये हमें पूरा विश्वास है। प्रदेश में जो 2% लोग बचे हैं जिनकी ओपीएस उनको नहीं मिली है, उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो लगातार उस बात को स्वीकार किया है कि हम बिजली बोर्ड वालों को पेंशन देंगे। हालांकि थोड़ी सी उसमें देरी ज़रूर हुई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है वो जो 2% कर्मचारी हमारे बच रहे हैं वो भी जल्दी जो है उनको भी ओपीएस मिल के पूरे 100% कर्मचारियों को प्रदेश में पेंशन बहाल होगी। 2022 में आपने एक बड़ा संघर्ष किया था, उसके बाद पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल कर दिया भी गया, अधिकतर कर्मचारी उसका लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इस वजह से दरकिनार कर दिया गया है? अभी हायर ग्रेड पे को रोक दिया गया था, अभी होल्ड पर मामला रखा गया है, अब कैबिनेट आने का इंतजार यहाँ कर्मचारियों की ओर से हिमाचल में किया जा रहा है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसके अलावा और भी कई बड़े झटके कर्मचारियों को दिए गए हैं, डीए एरियर, इन किसी भी मांगों पर गौर यहाँ नहीं किया जा रहा है और वजह सिर्फ ये है कि ओपीएस के चलते एक बड़ा वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ा है। ये बात खुद भी सरकार कई बार कहती हुई नजर आई है।
देखिए इस बात में तो बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि बहुत बड़ा वित्तीय बोझ जो है प्रदेश में ओपीएस की वजह से पड़ा है। क्योंकि अभी तक तो बहुत कम साथी जो है रिटायर हुए हैं और लगभग 7 से 8 हज़ार ऐसे कर्मचारी हैं जिनको जो पहले एनपीएस में थे और उनको ओपीएस मिलना शुरू हुई है। ये कोई बहुत बड़ा संख्या सरकार के हिसाब से या वित्तीय जो परिस्थितियाँ उसके हिसाब से नहीं है। और जहाँ तक अन्य मांगों की बात है, देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत सारी मांगें ऐसी हैं कर्मचारियों की, वो काफ़ी लंबे समय से, हालाँकि वो ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार जब से बनी है तब से वो मांगें जो है शुरू हो रही है। तो ये चाहे डीए की मांग है, वो पिछली सरकार से भी जो है 2 किस्तें डीए की पेंडिंग थी। अभी हमारी 3 किस्तें डीए की पेंडिंग है। तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमें थोड़ा आइडिया जो मैं कह सकता हूँ फ़िलहाल कि दिवाली तक हमारा डीए भी मिलेगा। और इसके साथ-साथ जो अन्य जो भी माँगे हैं उनको समय-समय पर हम उठाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से अभी हायर ग्रेड पे को लेकर एक अधिसूचना जारी हुई थी, हमने तुरंत उस पे एक्शन लेते हुए, क्योंकि कर्मचारी का नेतृत्व तो हम कर रहे हैं, तो वो हमारा दायित्व बनता है कि उस नाते जो है हम जो भी कर्मचारियों की जायज़ माँगे हैं उनको सरकार के समक्ष उठा सकें। हमने तुरंत जो है वो क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू में उस विषय को उठाया। जैसे ही वर्किंग डे सोमवार का दिन था, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर जो है उसी दिन उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने ठीक का है। ये निवेदन किया। कर्मचारियों के नेतृत्व की आपने बात की है। अभी तक राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को मान्यता नहीं मिली है सरकार की ओर से। कैसे डिमांड्स उठाएंगे, कैसे वो पूरी होंगी और इसमें इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी क्यों बरती जा रही है? जब इसी प्रदीप ठाकुर जी की बदौलत कहीं न कहीं सरकार आई थी, क्योंकि आपने संघर्ष शुरू किया, फिर आपके साथ कर्मचारी और जुड़े और ये संख्या कम नहीं थी बल्कि 1.5 से 2 लाख के करीब थी, जो कि हमें आंदोलन में भी नज़र आई थी। लेकिन फिर भी मान्यता अभी तक नहीं दी गई है और सत्ता में जो काबिज हुई है कांग्रेस, एक मुख्य कारण ही ये माना जाता है कि ओपीएस बहाल होनी थी, इस वजह से कर्मचारियों ने और उनके परिवारों ने कांग्रेस का साथ दिया था। देखिए जहाँ तक मान्यता की बात है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मान्यता सिर्फ एक जेसीसी की बैठक हमारी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए हमने अभी हाल ही में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया और आपके माध्यम से भी हम निवेदन करते हैं कि ये जेसीसी की बैठक हो, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत सारे मुद्दों को किसी एक टेबल पे जो है हम आसानी से रख सकते हैं। और एक मीटिंग वो एक तरह की होती है, उसमें जो है हर एक विभाग, हर एक वर्ग की बहुत सारी जितनी भी डिमांड्स हैं, अभी तक हमारे पास जो है 110 के आसपास डिमांड्स हमारे पास कलेक्ट हुई हैं। तो सारी डिमांड जो है एक टेबल पे हम आसानी से रख सकते हैं। वहाँ पे सरकार के सारे बड़े-बड़े अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के तो नेतृत्व में बैठक होती है। लेकिन फिर भी अगर ये बैठक जब तक नहीं हो पा रही है, तो हमने हर एक विषय को सरकार के समक्ष रखा है। कर्मचारियों की चाहे जो भी मांगे हैं, जिस तरह से भी कर्मचारी को अगर कोई ऐसा लगता है कि कभी हमें हमें खुद को भी ऐसा कभी लगता है कि ये डिमांड हमें जो है तुरंत प्रभाव से उठानी चाहिए, जैसे हाल ही में ग्रेड पे की हायर ग्रेड पे की बात विषय था या कोई और भी विषय, तो उन सब विषयों को हम तुरंत अपनी ओर से यही हमारी कोशिश रहती है, हमारे संगठन की ओर से यही कोशिश रहती है। चाहे एनजीओ फेडरेशन की बात करें, चाहे एनपीएससी की बात करें, तो हमने लगातार हर विषय को सरकार के समक्ष जो है पूरी मजबूती से उठाया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द जो है अन्य जो भी मांगे इसमें पूरी किसी कारणवश नहीं हो पा रही हैं, तो उनको भी हम जो है पूरा करवाने में कामयाब होंगे। ठीक है। सर, आप कह रहे हैं कि वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स को क्यों फिर बार बार रोका जा रहा है? एक बार तो नहीं हुआ, पिछले 3 वर्षों में हमने बहुत सारे ऐसे डिसीजन सरकार के देख लिए जिसमें पॉलिसी में चेंज किया जा रहा है। मैम, आप अवगत हैं इस विषय से कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में भी आपदा आई और अभी भी आजकल भी आपदा के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। तो ये एक जो प्रदेश सरकार के ऊपर एक बोझ जो वित्तीय इस वजह से बढ़ रहा है, एक ये दिक्कत है। दूसरा, आपको ये भी जानकारी हो कि आप हमारे आंदोलन में शुरू से जुड़े भी रहे, आपने हमें बहुत कवर भी किया। इस समय लगभग जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, उनका 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास एनएसडीएल में है और हम बार-बार, हमारी प्रदेश सरकार बार-बार ये गुजारिश कर रही है कि आप उस पैसे को वापस लाएं, क्योंकि उसमें 50% जो पैसा है वो हमारी प्रदेश सरकार का है। तो कर्मचारियों का पैसा आके जीपीएफ में जाएगा, उससे भी हमारा प्रदेश मजबूत होगा और जो ये बाकी पैसा बचा ये जब प्रदेश सरकार के पास आएगा, तो जो हमारे कर्मचारियों के डीए और अन्य भत्ते जो भी पेंडिंग पड़े हैं, वो एकदम से सरकार उसको रिलीज़ कर पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो वित्तीय संकट हमारे प्रदेश में आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र में बीजेपी है और जो हमारे प्रदेश सरकार में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कई बार आपस में भी तालमेल ना बैठने की वजह से ये सब दिक्कतें होती हैं। और जब पिछला डबल उसकी इंजन की जब सरकार थी, तो दिक्कतें नहीं पेश आ रही थी। तो ये भी एक मुझे लगता है कि बड़ा जो एक समस्या जो उत्पन्न हुई, इस वजह से भी एक समस्या उत्पन्न हुई है।
बिहार के कर्मचारियों को किस तरह से अवगत करवाएंगे ओपीएस बहाली के लिए? हिमाचल प्रदेश में कैसे संघर्ष किया, फिर ओपीएस बहाल भी हुई कांग्रेस पर विश्वास रखते हुए, कैसे उन्हें चिताएंगे इन सभी बातों से? देखिए, नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा संगठन है, उसमें हम फाउंडर मेंबर भी रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी उसमें हमें दी गई है। तो पहले हमारा कर्तव्य था कि प्रदेश सरकार के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम ओपीएस में दिलाएं, और प्रदेश सरकार का, वहाँ के मीडिया चैनल्स का वहाँ पे बहुत इसका योगदान रहा और हम वहाँ पे ये करने में कामयाब हुए हैं। अब जो हमारा अनुभव इतने सालों का है, उस अनुभव को लेके हम बिहार जा रहे हैं, और बिहार में हम 100% आश्वस्त हैं कि जब उस अनुभव को वहाँ हम लेकर जाएंगे तो जो हमारा एक 7 या 8 साल का अनुभव है उनके लिए वो एक रामबाण होगा, और उससे वो सीखेंगे और वो जल्द उस विषय पर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही फार्मूला था हमारा वहाँ पे, वोट फॉर ओपीएस। अब वही फार्मूला हम वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। अंतिम सवाल, कर्मचारियों का दबाव देखते हुए अभी होल्ड पर हाई ग्रेड पे वाला मामला रख दिया गया है, लेकिन आपको लगता है जो सोमवार को कैबिनेट बैठक वहां होने जा रही है, इसके बाद वो डिसीजन वापस सरकार की ओर से ले लिया जाएगा? जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस विषय पे बात हुई है, और उन्होंने इस विषय पे कहा है कि जो भी इसमें कर्मचारियों के हित में होगा हम उसी और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उनका अपना बयान भी उन्होंने उसमें अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से दिया, और प्रदीप ठाकुर जी की अध्यक्षता में जब हम मिले तो उन्होंने उस दिन भी हमें आश्वस्त किया है कि हम इस विषय पर बैठकर चर्चा करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने बहुत ज़्यादा हमारे संघर्ष को जो है शिमला में खासकर जो है वो कवर किया है। तो आप दिल्ली पहुँचे हैं, आपको शुभकामनाएं। यहाँ भी आप इसी तरह जो है आम जनता की और जो हमारे कर्मचारी साथी दिल्ली के भी हैं उनकी भी आवाज़ बनते रहें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, फिलहाल हिमाचल प्रदेश में ओपीएस तो बहाल हो गई, लेकिन उसके बाद कई फाइनेंशियल बेनिफिट्स कर्मचारियों के रोक दिए गए हैं। इन दिनों फिर गेट मीटिंग्स का सिलसिला हिमाचल सचिवालय के बाहर कर्मचारियों की ओर से शुरू कर दिया गया है, और इसी बीच अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और सचिव जा रहे हैं बिहार, वहां के कर्मचारियों को यह अवगत करवाने के लिए कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हो गई है, तो इस राज्य में भी हो सकती है अगर कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए। फिलहाल इसका कितना इम्पैक्ट रहता है बिहार में, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।